हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग का साइंस सीरीज चल रहा है और अभी हाल में ही हमने केमिस्ट्री 11th क्लास पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो पुराने होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। हम लोग के यूट्यूब चैनल बीपीएससी डॉग स्टार पे हम लोग का साइंस सीरीज चल रहा है। उसमें सेशन 1 केमिस्ट्री, सेशन 2 फिजिक्स, सेशन 3 बायोलॉजी होगा। तो सेशन 1 अभी केमिस्ट्री हम लोग का प्रेजेंट चल रहा है। तो 11th में 2 बुक है और 12th में 2 बुक है केमिस्ट्री का। तो अभी हम लोग 11th क्लास का बुक 1 पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और ये उसका मैराथन वीडियो है। कहने का मतलब कि एक ही वीडियो में सारे 7 चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। और ये पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा 11th क्लास एनसीईआरटी मैराथन, यानी पार्ट 1 में 7 चैप्टर और पार्ट 2 में रिमेनिंग 7 चैप्टर, टोटल 14 चैप्टर 11th एनसीईआरटी का हो जाएगा। देख लीजिए 11th एनसीईआरटी का ये 14 चैप्टर हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, ये दोनों मिलेगा आप लोग को, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और ये अभी अपलोड हो चुका है। देखिए ये है बुक 1 केमिस्ट्री 11th क्लास का केमिस्ट्री पार्ट 1। ठीक है, ये देखिए 11th केमिस्ट्री पार्ट 1 में ये हमारा 7 चैप्टर है, सेम हिंदी 7 चैप्टर। और इसी तरह से 4 वीडियो में 11th 12th केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। अभी पहला वीडियो अपलोड हो रहा है, मैराथन वीडियो। ये क्या होगा, ये केमिस्ट्री 11th क्लास का केमिस्ट्री पार्ट 1 होगा। ठीक है, अब उसके बाद उसी तरह 11th क्लास का पार्ट 2 मैराथन वीडियो 2 होगा। 12th क्लास का पार्ट 1 मैराथन वीडियो 3 होगा। 12th क्लास का पार्ट 2 मैराथन वीडियो 4 होगा। 4 वीडियो में फुल केमिस्ट्री ख़त्म। और हमारे चैनल बीपीएससी डॉग स्टार पे चैप्टर वाइज भी वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों का डिमांड था कि एक साथ कर दिया जाए, तो हम लोग एक साथ कर दिए गए। ठीक है, और इसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और इसका टेलीग्राम पे ऑलरेडी पीडीएफ हम लोग डाल चुके हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में। और ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं, नीचे देख लीजिए। तो इसी तरह से हम लोग फिजिक्स बायोलॉजी सब कंप्लीट करेंगे। तो इसको कीजिए, बहुत बेहतरीन है। और इसी तरह से एक हम लोग का नया सीरीज और चल रहा है, आज से वो वीडियो आने लगेंगे। विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर होता है ना, उसका बेस्ट एमसीक्यू 50-60 जो बेस्ट होगा, ऐसे टोटल 60 ही एमसीक्यू होगा। जो कि बीपीएससी ओरिएंटेड, जो अभी जो नया लेटेस्ट पैटर्न पे जो बीपीएससी पूछ रही है ना, उसी पे बेस्ड होगा। आप लोग उसको भी एक बार देखिएगा, बहुत बेहतरीन है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 1 का मैराथन। थैंक यू, वेलकम ऑल। चलिए खेल शुरू करते हैं हम अपना केमिस्ट्री सीरीज़ का। एक क्विक शॉर्ट में एक बता देते हैं कि वही साइंस सीरीज़ है। सेशन 1 केमिस्ट्री, सेशन 2 फिजिक्स, सेशन 3 बायोलॉजी। सेशन 1 अभी चल रहा है हम लोग का। सेशन 1 में कितना चलेगा, 30 डे का चलेगा। ईच डे 1 चैप्टर। ठीक है, हालांकि ये नोमेनक्लेचर सिर्फ है, एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर भी करा देंगे जो जो छोटा रहेगा। ठीक है, तो आज है हमारा डे वन में, यानी कौन सा चैप्टर होगा खुद बताइए। 11th क्लास का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, हमारा ये चैप्टर है आज का। ठीक है, अच्छा एक बार देख लीजिए आप लोग। ये सिर्फ एक पेज में है, उसके बाद 20 टॉप एमसीक्यू है। ठीक है, ये बहुत हिंदी इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है, लाइन बाय लाइन सेम है। अच्छा, ये इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर में हम 7 पेज 8 पेज का भी नोट्स क्रिएट कर सकते थे, अननेसेसरी फालतू। वो आपको पढ़ना पड़ता फालतू, और कोई फ्रूटफुल नहीं था वो। तो जो इम्पोर्टेंट है बस हम उसी को इसमें निकाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री डेफिनेशन देख लीजिए। सेंट्रल साइंस मॉडर्न डे इसको जाना जाता है आजकल। मैटर, मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, स्टेट ऑफ मैटर, क्विक कंपैरिजन चार्ट बना हुआ है। और एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे देखिए ये स्टेट ऑफ मैटर है, ये मैटर क्लासिफिकेशन का चार्ट है। तो ये सब आप ट्रेडिशनल साइंस में यूज़ कर सकते हैं। मेंस में कल भी हम बोले थे कि
कभी भी ट्रेडिशनल साइंस मेंस में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में 8 नंबर में, 6 नंबर में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब प्रीलिम्स में इतना टफ पूछा जा रहा है 11th-12th का, तो मेंस में भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए ये हम लोग करते जाएंगे, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है मेंस का क्वेश्चन बनना पॉसिबल है जिस भी चैप्टर से, वो हम करते जाएंगे। और दूसरी बात है कि कभी कभी स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन अगर ये बना देगा इवन स्टेट्स ऑफ मैटर पे ही, तो कंफ्यूज कर जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए कोई चीज़ सिंपल नहीं है, सबको गौर से पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा यूनिट है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, देखिए ये होता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाकर हम लोग उसको 10 के पावर में डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं 232.5 को हम लोग 2.325 10⁻², ऐसे कर देते हैं। ये सब देखिएगा, जैसे ग्रेविटेशनल वैल्यू का बड़ा वाला जी का वैल्यू, एवोगाड्रो नंबर, ये सब का वैल्यू इसी नोटेशन में रहता है, इसी साइंटिफिक नोटेशन में होता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ये टर्म पता होना चाहिए था, कभी भी पूछा जा सकता है। उसी तरह से देखिए, साइंटिफिक नोटेशन किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, अभी जितना भी केमिस्ट्री है कोई भी बता रहा होगा। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं साइंटिफिक फिगर पे, एक सेकेंड। अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे, सॉरी ऐसे। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसको भी शॉर्ट में जान लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर का 3 रूल होता है। एक होता है ऑल नन जीरोज इज सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो भी डिजिट होगा अगर वो नन जीरो होगा कोई भी नंबर, तो उसमें सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्जांपल अगर 506 है तो उसमें तीनों सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी 3 एस एफ हो जाएंगे। उसी तरह एग्जांपल में 285 दिया हुआ है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। रूल ये 1 हो गया। रूल 2 हो गया ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरो मतलब डेसिमल के बाद जो जीरो आते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 5.00, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। कहने का मतलब है कि डेसिमल के बाद जितने भी जीरोज़ हैं वो काउंट होते हैं। जैसे 5.00 में दोनों जीरो डेसिमल के बाद काउंट हुआ, इसलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। एक 5 हो गया, एक 2 जीरो हो गया डेसिमल के बाद। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल 2.005, कॉपी में लिख के समझ लीजिए 2.005, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। कौन कौन, एक 2 हो गया, एक पॉइंट के बाद 005। ये रूल है ट्रेलिंग जीरो का। ट्रेलिंग जीरो मतलब कौन, डेसिमल के बाद अगर जीरो आता है तो। अब लास्ट है लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज कौन होता है, जो डेसिमल के पहले जीरो आता है। तो इसका सिंपल सा रूल है कि लीडिंग जीरोज में हम लोग सारे ज़ीरो को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल 0.0035, तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो है, उसको हम लोग इग्नोर किए हैं, ठीक है। इग्नोर करते हैं, ये रूल है। यानी 3, 5 सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते जाइए आप। नेक्स्ट एग्जांपल इसी को मान लीजिए लिखा रहा था 0.0035, तो उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि पॉइंट के पहले का कोई वैल्यू नहीं होता है, और जब तक कोई नन जीरो डिजिट नहीं आ जाता है तब तक उस जीरो को इग्नोर करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट एग्जांपल 0.01, तो इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो है, उसके बाद 1, वही 1 एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ट्रेलिंग ज़ीरो और लीडिंग ज़ीरो में यही अंतर है कि क्या अंतर है। देखिए जैसे 5.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, लेकिन यही हम 0.0035 कर दिए तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों, क्योंकि वहाँ पॉइंट से पहले नन ज़ीरो डिजिट है, यानी 5 है, इसलिए पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू है। लेकिन इसमें क्या है कि पॉइंट के पहले जीरो है, यानी कोई नन जीरो डिजिट नहीं है, इसीलिए पॉइंट के बाद जो भी जीरो है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन बिटवीन ज़ीरोज़ है, जैसे यही अगर 0.00305 हो गया, तब 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 305, ठीक है। बस हल्का फुल्का जान लीजिए। अच्छा, अब लास्ट में देखिए लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट नंबर हैव इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, ये कैसे हो गया, देखिए बताते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, साइंस में, मैथ्स में जो हम लोग प्रिसाइज वैल्यू निकालते हैं ना, अबाउट टू नियरेस्ट
कैलकुलेटेड वैल्यू वैल्यू तो उसी के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करते हैं अप्रोक्स निकालने के लिए, एकदम मतलब जो ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा निकाला जाता है, किसी मेजरमेंट के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर होता है 2 3 4 2 या कुछ भी, उसमें हम लोग इन्फिनाइट फिगर बोलते हैं, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि वो मेज़रमेंट इरर नहीं होता है उसमें, क्योंकि वो खुद में नंबर है, वो किसी टूल से मेज़र किया हुआ नहीं हुआ है, इसलिए उसमें कोई मेजरमेंट इरर नहीं है, इसलिए वो इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ है, अनडेफिनिट। यही शॉर्ट में है, इस चैप्टर में बस यही समझाने लायक था तो हम समझा दिए। अब देखिए ये लास्ट में 8 लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ये पांचों लॉज को हम एक जगह लिख दिए हैं। जनरली आपको 3 लॉ तक ही मिलेगा, 1 2 3 3 ही तक मिलेगा। ठीक है, लेकिन पांचों हम एक जगह कर दिए हैं, और किसके द्वारा दिया हुआ है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेबोजियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जोसेफ, उसके बाद मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन, गैसियस वॉल्यूम गेल लुजैक, एवोगाड्रो लॉ तो एवोगाड्रो साहब खुद ही लिखे हैं। ठीक है, और ये मेमोरी के लिए शॉर्ट में साइड में बना हुआ है याद करने के लिए। इस चैप्टर में इतना ही था। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 38 पेज का था, 38 पेज का था। ठीक है ना, आपको एक पेज में कर दिए। और आप गूगल में एनसीईआरटी का ये चैप्टर 1 11th का निकाल के देख लीजिए, और उसको पूरा पलट के देख लीजिए, आप खुद समझिएगा कि हाँ बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, जो ज़रूरत है वही। बाकी बहुत सारा कुछ कुछ लगता है कि अरे ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, वो लुभावना लगता है, लेकिन वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होता है, तो ये भी छांट कर करना एक कला है, तो यहाँ आप लोग के लिए कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए टॉप 20 MCQ उसी पे बेसिस पे जो बन सकता था उसको बनाया गया है। ठीक है, इसमें से करीबन 8 क्वेश्चन रिपीटेड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ये थोड़ा लग रहा होगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको डाल दिए हैं। और जो लास्ट का 17 18 19 20 ये जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, इसका आंसर की है। इसी तरह सेम हिंदी में है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, ना ही फॉर्मेट में है, ना ही जगह में है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये एमसीक्यू रहा। तो ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, और इसी तरह देखिए छोटा चैप्टर था, तो आज 2 चैप्टर कर लेते, लेकिन थोड़ा आज हमको कुछ पर्सनल काम है, जाना पड़ेगा कहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा आज नहीं हो पाएगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा, सब जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, ये इतना तो करना होगा। ठीक है, खेल ख़त्म करते हैं यहीं पे। ओके बाय, वेलकम ऑल। तो आज का जैसा मैंने बोला था, डे 2 और डे 3, मतलब चैप्टर 2 और चैप्टर 3, 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कौन सा हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये दोनों आज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये इसी पीडीएफ में दोनों है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, अपने 2-3 घंटे में हम लोग वहाँ उसको डाल देंगे। ठीक है, देखिए टेलीग्राम चैनल में डालने में थोड़ा लेट होता है, क्योंकि इसको थोड़ा इनकोड करते हैं हम लोग की कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हो। ठीक है, पहले मैं दिखला देता हूँ। ये चैप्टर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, उस पर 20 बेस्ट एमसीक्यू है, सेम हिंदी में है। फिर ये चैप्टर 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग अभी प्रिंट मत लीजिए प्लीज़, कह रहे हैं कि देखिए जैसे यही है, इसमें आपको
मेरा पैम्पलेट है ये वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। अब जैसे डे 2, 3 ये सब रिपीट होता है तो पेज बर्बाद होगा आप लोगों का। बहुत जल्द हम कंप्लीट करा देंगे। पहले 11th क्लास का फुल कंप्लीट होने दीजिए, तो हम उसका पूरा फुल पीडीएफ बना देंगे। प्योर प्रिंटेबल, एक पेज भी आप लोग का उसमें वेस्ट नहीं होगा, पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा प्रिंट होने में उसको। तो उसके बाद प्रिंट कीजिएगा। फ़िलहाल आप पीडीएफ से ही पढ़ लीजिए, या वीडियो देख लीजिए, या पीडीएफ से पढ़ लीजिए, जैसे आप लोग को ठीक लगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि हालांकि देखिए 11th-12th का एनसीईआरटी का है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए हैं, इंजीनियर और मेडिकल स्टूडेंट के लिए हम एक्सप्लेनेशन चाहिए। हम लोग को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस हम लोग उतना ही जाने जितना में हम लोग याद कर पाएँ, ठीक है। तो चलते हैं चैप्टर्स 2 के तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है। और जो उस चैप्टर में ज़रूरत है बस उसी को निकाला गया है। तो अगर एक पेज में है तो समझिए कि इतना ही नेसेसरी है, और यही सबसे बड़ा हमारे कंटेंट का खूबी है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम नहीं देते हैं, ठीक है ना। अब तो पूरा ग्रंथ ही बना दीजिएगा तो उसमें से तो आ ही न जाएगा, लेकिन बेस्ट ऑप्टिमाइज़ करके कंटेंट को देना ताकि सब चीज़ कवर हो जाए, वो बड़ी बात होती है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। यहाँ ये डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन पता है आप लोग को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। तो अब बता देते हैं, जैसे कि देखिए सब आप लोग को ये सब पता होगा, फिर भी हम रिपीट करते हैं कैसे इसको करना है। अब इसमें याद करने की क्या चीज़ है, हाँ इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किया था, जे थॉमसन, ठीक है। कैसे, विच एक्सपेरिमेंट, कैथोड एक्सपेरिमेंट। उसी तरह प्रोटॉन है, कैनल रेज से थ्रो होता है, ठीक है। अच्छा, ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से एक्सरे भी जनरेट हुआ था, तो याद रखिएगा कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन भी और एक्सरे भी। थोड़ा सा उसमें कुछ डिफरेंस था, एक्सरे वाले में शायद थोड़ा सा छेद वगैरह था, थोड़ा उसको देखना होगा अगले चैप्टर में, जब जिस समय वो आएगा ना तब उसको कर दिया जाएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईएम रेशियो। ईएम रेशियो जनरली लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन हम देखे हैं कि सीडीएस वगैरह में ईएम रेशियो आया हुआ है। तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ईएम रेशियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हो गया। और चार्ज मास वगैरह याद कर लीजिएगा, कभी भी कुछ भी आ सकता है, कोई ये नहीं है। अब देखिए ये एटम और न्यूक्लियस के लिए दो मॉडल सबसे फेमस जो है, सबसे पहला थॉमसन मॉडल आया था, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया था। तो थॉमसन मॉडल क्या था, वो तरबूज वाला मॉडल, वही जैसे तरबूज के बीज में फल में बीज होता है उसी तरह से उसको प्रोटॉन बताया गया था, चारों ओर इलेक्ट्रॉन बताया गया था, जो भी है। तो फेल क्यों हो गया, क्योंकि जो रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पे, तो उसके कारण ये फेल हो गया। बहुत चीज़ को ये जस्टिफाई नहीं कर पाया था, जैसे कि अब पॉजिटिव रे क्यों स्कैटर हो जा रहे हैं, क्योंकि ये थॉमसन बता नहीं पाया था कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, एटम। और देखिए यहाँ ये क्या बता दिया था, एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ये तो ठीक है। और ये क्या बताया था, नो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जब बताया ही नहीं था थॉमसन, मतलब सेंटर में थॉमसन न्यूक्लियस बताया ही नहीं था, तो डिफ्लेक्शन वो कैसे बता सकता था। सेंटर में न्यूक्लियस होता है यानी प्लस चार्ज होता है वहाँ पे प्रोटॉन के कारण, तो इसीलिए अल्फ़ा रे भी प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो डिफ्लेक्ट कर गया, वो ये बता नहीं पाया था थॉमसन। तो रदरफोर्ड उसको बताया था, तो नेक्स्ट आया था रदरफोर्ड। अब इसमें याद करने वाली क्या बात है, अगर सिर्फ दे देगा वाटरमेलन मॉडल किसका था तो थॉमसन का याद रखिएगा, और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसका था तो रदरफोर्ड का याद रखिएगा। क्या यूज़ किया था रदरफोर्ड, अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किया था, ठीक है। थॉमसन कोई पार्टिकल यूज़ नहीं किया, तो इसी तरह थ्योरी दिया था प्रोस्टुलेट टाइप का, ठीक है ना। तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल हो गया, ये ये बताया कि न्यूक्लियस होता है बीच में, और साइज़ भी बताया, रेडियस, न्यूक्लियस रेडियस 10⁻⁻15 और एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻10, मतलब 10⁻⁻5 का डिफरेंस है न्यूक्लियस और पूरे एटम के रेडियस में। तो उसको देख लीजिएगा। अब इसमें ड्रॉबैक क्या था, देखिए अब याद प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि रदरफोर्ड क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो तीन चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, एटॉमिक स्टेबिलिटी,
इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अब ये होगा ना कि ठीक है, रदरफोर्ड तो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो उसको कौन एक्सप्लेन कर पाया? जैसे ऊपर सीक्वेंस में बताएं, थॉमसन क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, तो उसको कौन एक्सप्लेन किया? रदरफोर्ड एक्सप्लेन किया, ठीक है। और रदरफोर्ड में जो डिमेरिट था उसको कौन एक्सप्लेन किया? बता देते हैं। देखिए, एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किए थे नील्स बोर, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन किए थे? वो वही बताए थे कि एटम में फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, उसी के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। वो हो गया एटॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किया था बोर एंड ब्यूरी दोनों मिलकर, बोर एंड चार्ल्स ब्यूरी दोनों मिलकर। कैसे एक्सप्लेन किए थे? वो बताए थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल कैन बी 2 × n²। n क्या होता है? सेल नंबर। जैसे सेल नंबर 1 में 2 × 1² यानी 2, सेल नंबर 2 में 2 × 2² यानी 8, सेल नंबर 3 में 2 × 3² यानी 18। इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन ए सेल। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोर ब्यूरी मिल के किए थे। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी पहले नील बोर ही किए थे, शायद 1913 में, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये नील बोर ही किए थे। तो ये बता दिए। अच्छा, नील बोर कैसे, और ये भी हम बता दे रहे हैं कि कैसे किए थे। ऊपर का तो दो तो समझ गए, एटॉमिक स्टेबिलिटी मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल, और यहाँ स्पेक्ट्रा। तो वो कैसे, क्या होता है स्पेक्ट्रा? एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। तो वो नील बोर वही बोले कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इन बिटवीन द सेल, मतलब हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, तो या तो फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या इमिट होता है, ठीक है। तो ये तीनों तीनों डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट एक्सप्लेन किए थे। ये हो गया इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और आपको इतना अच्छे सीक्वेंस से समझाया नहीं कोई, कि वो नहीं बता पाया तो कौन साइंटिस्ट बताया, ये मिलेगा नहीं। यहाँ हम बता दिए शॉर्टकट में, इसको लिख लीजिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि सिर्फ डायरेक्ट पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, थोड़ा सा वीडियो देख लिया कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब पीडीएफ में हर चीज़ एकोमोडेट नहीं हो पाता है। तो वीडियो में हम जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ छूटा हुआ है वो हम बोल देंगे, उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सब बस देखने का चीज़, इसमें कुछ बताना नहीं है। और ये देख लीजिएगा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देख लीजिएगा, ट्राइटियम खासकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू याद रखिएगा, कब पूछते कोई ठीक नहीं है, एक बार मार लीजिएगा। फार्मूला हो गया, आइंस्टीन इक्वेशन हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। इसमें कुछ है, कुछ नहीं है, ये जो पॉइंट है बस इतना ही याद रखिएगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कौन किया था? आइंस्टीन साहब किए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है और ये साइंटिस्ट है, ये इधर लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, ये जनरली आता है ये। अच्छा, ये देखिए यहाँ EM रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इम्पोर्टेंट है इसका। देखिए EM रेशियो इलेक्ट्रॉन का ऊपर हम दे दिए हैं, इसको याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। EM रेशियो 1.7588 10⁻11। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया यहीं पे, अब इसमें कुछ बचा नहीं। अब इसी पे टॉप 20 MCQ है। अब देखिए रदरफोर्ड पे है, बोर्स मॉडल पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, इसमें हमको लगता है लेमन सीरीज होगा 3 का। ये देखिए एक सेकेंड, 3 का बी, सॉरी 3 का बी, बाल्मर, 3 देख लीजिएगा, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला भी पूछता है, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है देखिए वो MCQ के तौर पे दे दिए हैं, क्योंकि ऊपर में फिर फार्मूला डायरेक्ट लिखने में मज़ा नहीं आता। तो ऊपर से ये भी एक फ्रीक्वेंसी फार्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो जो रेगुलर देख रहे हैं, तो आज तो एक तरह से अभी 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन? बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिर उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एट स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, और अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं हम लोग। सेम हिंदी है, ठीक है, सेम हिंदी है, कोई भी कहीं भी एक पॉइंट का ना ही प्लेस का भी डिफरेंस है, मतलब हम लोग उसी प्लेस पे उसी जगह पे वो किए हैं। तो सॉफ्टवेयर में ऐसा कर दिया गया, उस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जब भी इंग्लिश करते हैं ना तो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट, उसी स्पेस पे वो ट्रांसलेट होगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा।
अगर हिंदी में कुछ नहीं भी गड़बड़ समझ में आएगा तो इंग्लिश वाला एक बार देख लीजिएगा उसी जगह पे ले जाकर। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। देखिए इस चैप्टर से जो निकलने वाला था वही निकाल पाए हैं। देखिए जैसे अब बहुत चीज़ है, जैसे यहाँ पे आप देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी में बैलेंस कन्फिग्रेशन भी हम लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक में भी बैलेंस कन्फिग्रेशन लिख दिए हैं, NS2 NP1 2 6। देखिए NS1 2 का मतलब कि 1 और 2, एस सेल में 2 होता है, पी में 6, ये सब सेल हो गया, ठीक है। SPDL होता है ना, SPDF होता है शायद, हाँ SPDF। तो उसमें देखिए एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, तो वही है 1 2 6। ये ज़रूरत नहीं था, लेकिन जब नोट्स दे रहे हैं थोड़ा सा तो थोड़ा सा डालना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा सब चीज़ पढ़ने लायक नहीं है। इसको देख के डरना नहीं है। देखिए हम बता देते हैं पढ़ने लायक क्या क्या है। 18 ग्रुप होता है, 7 पीरियड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये जो पीरियडिक मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखिए इतना छोटा में कर दिए हैं, कितना बढ़िया, इसको देखना ज़रूरी है, ठीक है। एक मोटा मोटी अंदाज रख लीजिएगा कि इधर एस ब्लॉक है, इधर बीच में डी ब्लॉक, उधर पी ब्लॉक, और उधर फिर एफ ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंथेनॉइड 6th पीरियड है और एक्टिनॉइड्स का 7th पीरियड है, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है, यूरेनियम के बाद, ठीक है। तो ये भी याद करने की चीज़ है। अब आ जाइए इधर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। SPDF 4 ब्लॉक पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, पूछ सकते हैं ना, एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू हाउ मेनी ब्लॉक्स। 4 3 ऐसे दे सकता है या दे सकता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें दे देगा टी ब्लॉक, टी नहीं होता है, इस टाइप से दे सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बताते हैं। इस ब्लॉक में इंपॉर्टेंट के एक्सेप्शन हमेशा याद रखिएगा, लिथियम एंड बेरिलियम, ठीक है। वो मतलब इस ब्लॉक के विपरीत प्रॉपर्टी दिखाता है, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद पी ब्लॉक में नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको देख लीजिएगा। और याद रखिएगा कि हाँ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि दोनों पूछा हुआ है कि हैलोजन ग्रुप्स कम्स अंडर विच ब्लॉक, पी ब्लॉक, नोबल गैसेस कम्स अंडर विच ब्लॉक, पी ब्लॉक, दोनों इंपॉर्टेंट। देखिए हैलोजन होता है वो आप जानते हैं ना, वो क्लोरीन फ्लोरीन वो वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वाला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नोबल गैस इनर्ट गैस हो गया, तो इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डी ब्लॉक में पैरामैग्नेटिक टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक टर्म याद रखिएगा डी ब्लॉक में, पैरामैग्नेटिक रिलेटेड टू डी ब्लॉक, ठीक है, मोटा मोटी याद रखिए। अब आ जाइए यहाँ पे एफ ब्लॉक, लैंथेनोइड्स, ठीक है। लैंथेनोइड्स का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट सीरीज सी क्या होता है, सी सीरियम, हाँ सीरियम होता है, C58 यहाँ से शुरू होता है। और एक्टिनोइड्स TH थोरियम जान ही रहे हैं, तो एक्टिनोइड्स रेडियो एक्टिव हो गया, ये दिया हुआ है नीचे। हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए मेटल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, एक्सेप्शन देखते रहिएगा, ये तो जनरल एक्सेप्शन है, इजी एक्सेप्शन है, ठीक है। B एंड C है हाई मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है शायद मेल्टिंग पॉइंट, देख लीजिएगा उसमें। इंपॉर्टेंट मेटेलॉइड्स, हाँ मेटेलॉइड्स इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई, ये सेमी मेटल है, ये बीच का है, मेटल नॉन मेटल बीच का है, तो इसका एग्जांपल याद करना बहुत ज़रूरी है। SiG सिलिकॉन जर्मेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटेलाइट्स के अंडर आता है, याद रखिए। उसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में जो यूज़ होता है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद ट्रेंड्स इन मेटेलिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रॉस पीरियड, पीरियड समझ गए ना, हॉरिजेंटल लाइन जो जाएगा रो क्रॉस करते हुए वो डिक्रीज होता है, और डाउन एक ग्रुप यानी कॉलम में वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और नॉन मेटेलिक अपोजिट हो गया। अभी इसको देखिए, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को ये सारा लिख के दे दिया गया है। हर जगह एक साथ इस तरह से चार्ट बना के नहीं मिलता है, आदमी को बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ एक साथ चार्ट बना के दे दिए हैं, ठीक है। तो ये नोट्स उसी टाइप का है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, एग्जाम में बहुत अफसोस होगा। हम भी इसी से पढ़ रहे हैं, हम खुद बनाते हैं खुद पढ़ते हैं। हो गया ख़त्म। अब इस पे एमसीक्यू है, ठीक है। इसका एमसीक्यू बहुत बेहतरीन है, डरिएगा नहीं देख के इसको। आए समझ में नहीं आए 3 राउंड पढ़ लीजिएगा, वो काम आ जाएगा। तो काफिकेशन में बहुत काम आएगा ये सब नॉलेज, ठीक है। देख लीजिएगा। देखिए, कहने के तो हम तो सारा का एक्सप्लेनेशन भी दे सकते थे बीच बीच में, लेकिन उतना टाइम नहीं है, ऑफिस उसके बाद फिर खुद का करना ये सब, तो इतना भी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। या कमेंट में लिख दीजिएगा कोई चीज़ प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। और एक्सेप्शन हमेशा याद रखिएगा। ये जो देखिए, ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला और आयोनाइजेशन एनर्जी वाला, आई आयोनाइजेशन एनर्जी, आई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों का एक्सेप्शन याद रखिएगा। और कैसे ग्रुप में इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है, पीरियड में इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है, ये देख लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, ऐसे ऊपर हम दिए हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया आई, और ई एन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये सब देखिए वहाँ पे दिए हुए हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ठीक है। और अभी थोड़ा सा आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना लोग तक पहुँचे। ये मत सोचिए कि भाई अच्छा कंटेंट है तो ज़्यादा लोग तक ना पहुँचे, नहीं, ऐसा बात नहीं है। पहले भी हम बताए हैं कि आपका किस्मत को कोई नहीं छीन सकता है, इसलिए शेयर कीजिए। और हाँ, अभी एक हम वीडियो बना दिए थे एग्ज़ाम डेट को भी लेके, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद, बाय। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 5, 11th क्लास पार्ट 1 केमिस्ट्री। चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, डे 4 एंड डे 5। चैप्टर 4 है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और चैप्टर 5 है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स, ठीक है। अच्छा, ये जो चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, ये काफ़ी टफ चैप्टर होता है, ठीक है ना। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और आयोनिक फोर्सेस पे बेस्ड चैप्टर है, तो ये थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो हम लोग को समझना नहीं है, हम लोग को तो इंजीनियरिंग मेडिकल करना नहीं है, तो बस हम लोग उतना ही समझेंगे जितना हमें याद हो जाए और जो ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो जो जो मेन चीज़ है हम बतलाते जाएंगे, इसीलिए पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा, मेरा एक बार वीडियो चला के देख लीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा हम लंबा बनाते भी नहीं है, बहुत से बहुत 15-20 मिनट जाता है। इसमें 2 चैप्टर है तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए, ठीक है। शुरू करते हैं। अच्छा, और ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ होता है, वो स्क्रॉल करके आप लोग देख लीजिएगा। शुरुआत में मान लीजिए जो हिंदी वाले शुरुआत में इंग्लिश दे के, ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में ही है, थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा, नीचे हिंदी में भी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज 2 चैप्टर हम लोग कर लेंगे, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और चैप्टर 5 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, सॉरी। तो और एक बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि ये 11th का है, समझ रहे हैं ना, 11th क्लास का है, कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। इसी पे इंजीनियरिंग मेडिकल बेस होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को बीपीएससी पूछ रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो चलिए ठीक है। चलिए आ जाइए केमिकल बॉन्ड पे, ठीक है। केमिकल बॉन्ड तो पता है आपको, जब दो एलिमेंट या दो सेम एलिमेंट या दो अलग एलिमेंट जब भी कंपाउंड बनाते हैं या दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, यानी जब बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, चाहे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कोवैलेंट बॉन्ड हो, तो वो
उसको कहते हैं हम लोग केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, बॉन्ड फॉर्मेशन होने पे लोअर एनर्जी एंड इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। तो अब बॉन्ड फॉर्मेशन होने पे एनर्जी लोअर कैसे हो जाता है एटम्स का, देखिए बताते हैं। उसका कारण है कि जब बॉन्ड बन जाता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो काम करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पूरे जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और एक्सेस एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाता है सराउंडिंग एज हीट और लाइट। तो लिविंग बॉन्डेड सिस्टम इन लोअर एंड मोस्ट स्टेबल स्टेट, मतलब जो लिस्ट पॉसिबल एनर्जी है उसमें ही रहता है वो बॉन्ड बनने के बाद, और इसीलिए लिस्ट पॉसिबल एनर्जी में वो रहता है, इसलिए स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब ये कोसेल लविस थ्योरम है, ठीक है। देखिए कोसेल लविस अप्रोच जो है ना, वो क्या करता है, वो हम लोग को ये बताता है, ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि केमिकल बॉन्ड, मतलब कैसे केमिकल बॉन्ड के थ्रू कोई भी एटम या कंपाउंड नोबेल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहता है स्टेबल होने के लिए। क्यों नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन? क्योंकि उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑक्टेट लॉ को वो फॉलो करता है। तो कौशल लविस अप्रोच यही समझाने की कोशिश किया है कि केमिकल बॉन्ड के थ्रू स्टेबल नोबेल गैस कन्फिग्रेशन बनाकर वो अपने स्टेबल स्टेट में रहने के लिए ट्राई करता है। अब इसमें कौशल लॉ क्या है, एटम अचीव नोबेल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, पता है आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यानी कोवैलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। बताएं ऑक्टेट रूल क्या होता है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 जो या तो शेयरिंग करता है या कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे NaCl में शेयरिंग हो जाता, ये कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, 8 हो जाता है दोनों। और मान लीजिए H2O है तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, वो शेयरिंग हो जाता है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल है CH4 है, तो उसमें कार्बन का 4 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बाकी हाइड्रोजन का एक एक ले लेता है, तो कार्बन का भी 8 हो गया, और फिर हाइड्रोजन भी कार्बन से एक एक ले लेता है, तो उसका भी फुलफिल हो जाता है, 2 उसका कंप्लीट भर जाता है, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए ब्रोमीन का देख लीजिए, उसका एटॉमिक नंबर 35 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो ब्रोमीन Br2 आप देखिएगा जनरली वो स्टेबल स्टेट होता है, क्यों? क्योंकि वही उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो लोग अपना शेयर कर लेता है कोवैलेंट बॉन्ड के, और उसका स्टेबल स्टेट होता है Br2, इसलिए सेम एलिमेंट में भी ये हो सकता है। तो ये हल्का हम बता दिए। और उसी तरह से बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे ऑक्सीजन का भी एग्जांपल है, लेकिन उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्टेट रूल समझ गए ना क्या होता है, एटम गेन लॉस और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है ना, उसी को वैलेंस सेल मोटा मोटी कहते हैं। और उसमें 8 एलिमेंट, हर एटम हर कंपाउंड का जो एलिमेंट ये आयन है, वो कोशिश करता है कि 8 हम लोग फुलफिल कर ले स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और उसी से बॉन्ड होता है, वही कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। यही ऑक्टेट रूल होता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा एक्सेप्शन, यहाँ याद रखिएगा एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम याद रखिएगा बस। और ये भी याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन कि पूछ सकता है कितना होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, शेयरिंग होता है, इसमें 3 तरह का होता है। एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो वन पेयर यानी सिंगल कोवैलेंट, 2 का शेयर हुआ तो डबल टू टू कोवैलेंट, 3 का शेयर हुआ तो ट्रिपल कोवैलेंट। लेविस स्ट्रक्चर रूल, देखिए लेविस स्ट्रक्चर रूल वही है जो हम ऊपर में बताए हैं, कोसेल लेविस। ये क्या करते हैं, ये दोनों एक्सप्लेन करने, यही दोनों एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। अब देखिए इसमें है कि जो कौशल है वो आयोनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दे अचीव ऑक्टेट रूल, ठीक। और जो लेविस है वो कोवैलेंट को एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, दोनों ऑक्टेट रूल को ही एक्सप्लेन किया है, लेकिन कौशल किया है आयोनिक बॉन्ड के लिए और लेविस किया है कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, यही डिफरेंस है, बाकी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, हो गया। देखिए यहाँ पे फॉर्मल चार्जेस, ये कैलकुलेशन यूजलेस है। ऑक्टेट रूल मैं बता दिया, देखिए इसमें सब देखिए, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है BeH2 का, ठीक है। आ, तो उसके बाद BF3 है, बोरॉन फ्लोराइड 3 है, तो ये सब इनकम्प्लीट है, क्योंकि जैसे इसमें 8 नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल BF3 लीजिएगा ना, तो इसमें
छः ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब फुलफिल हो पाता है 8 की जगह पे, ठीक है। तो उसके बाद और भी एग्जांपल में आप देख सकते हैं, BeH2 भी है, लेकिन ये BeH2 और BF3, हाँ ये दोनों को याद रख लीजिए। ये एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा था बुक में, ये दोनों एग्जांपल तो हम लिख ही लिए हैं कि क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उसमें दे देगा तो ये दोनों में से कोई रहेगा तो आप मार दीजिएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये ऑड इलेक्ट्रॉन और एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही इंपॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड तो जान ही रहे हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं, आयन और कैटायन, उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, ये तो आप जान ही रहे हैं। अच्छा, लैटिस इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी क्या होता है, मतलब ये समझिए कि एक तरह से फोर्स का मेजरमेंट है आयनिक सॉलिड में, मतलब जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड बना है और सॉलिड स्टेट में है, तो उसके फोर्स के स्ट्रेंथ को मेजरमेंट को ही कहते हैं लैटिस इंथैल्पी, ठीक है। तो इसमें जैसे दो तरह का होता है, एक लैटिस फॉर्मेशन इंथैल्पी, एक लैटिस डिसोसिएशन इंथैल्पी। फॉर्मेशन इंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी गिवन आउट, कब होता है एनर्जी बाहर दिया जाता है, व्हेन 1 मोल ऑफ, मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड फॉर्म इट्स गैसियस आयन, ठीक है, मतलब गैसियस आयन से 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तब, ठीक है। इसका नेगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है इसलिए, ठीक। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सोथर्मिक मतलब हेलो, सॉरी इसमें हम भूल ही गए कि इंट्रैक्शन तो हो नहीं रहा है तो हम पूछते चले गए। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सोथर्मिक होता है एनर्जी रिलीज, एंडोथर्मिक एनर्जी जिसमें लगता है, ठीक है। तो लैटिस फॉर्मेशन इंथैल्पी हो गया जिसमें 1 आयोनिक कंपाउंड क्रिएट हुआ और डिसोसिएशन जब ब्रेक करता है, ठीक है, ये हो गया। और बॉन्ड इंथैल्पी, हाँ देखिए लैटिस इंथैल्पी हो गया, हायर लैटिस इंथैल्पी मोर स्टेबल आयोनिक बॉन्ड। ऑब्वियस सा बात है कि जितना हायर लैटिस इंथैल्पी, मतलब कि जितना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उतना ही वो आयोनिक बॉन्ड मजबूत होगा, या और उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड लेंथ पता ही है, जो दो आयोनिक बॉन्ड के का जो लेंथ होता है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड एंगल, वही एंगल जो बनता है। उसके बाद बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, देखिए ये कुछ नहीं है, ये एक तरह से एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल उसके इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। इसको बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट एक ही समझिए, ये जो ऊपर में बताए थे ना, फॉर्मेशन इंथैल्पी और डिसोसिएशन इंथैल्पी, वही दोनों है, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं है, ये समझिए कि केमिकल, मतलब ये नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड शेयर बिटवीन पेयर ऑफ एटम्स, वही है बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अच्छा, ये देखिए इसमें बार बार रिपीट हो रहा होगा। अब जैसे देखिए आ गया आपको रिलेशन बिटवीन बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। देखिए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा या हायर होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, ऑब्वियस सा बात है, क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए एक बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब एक केमिकल बॉन्ड होगा तो अट्रैक्शन कम होगा तो लेंथ मतलब नॉर्मल होगा। अब मान लीजिए दो आदमी मिल के खींच रहे हैं उसको, समझ रहे हैं, तो लेंथ और कम होगा, तीन खींच रहे हैं तो और लेंथ कम होगा। ये एग्जांपल हम समझा रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, उसी तरह बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज होगा। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों रिलेशन अच्छा है। उसके बाद रेजोनेंस हो गया। देखिए रेजोनेंस टर्म उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें हम जो मेन इम्पॉर्टेंट बता देते हैं। लेविस स्ट्रक्चर, देखिए लेविस मतलब, देखिए मॉलिक्यूल जो है ना, जैसे जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है या
जैसे इलेक्ट्रॉन आयोनिक बॉन्ड होता है तो वो फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन जब कोवैलेंट और वो डाइपोलर पोलर जब सब होता है ना तो वो बहुत तरह से बन सकते हैं, मतलब मल्टीपल लेविस स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए O3 का दिया हुआ है 2 बन सकता है, CO3 2 माइनस का दिया हुआ है, CO2 का दिया हुआ है 2 3 बन सकता है। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना उसी को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए लेविस स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, एक सिंपल ड्राइंग है जो बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है एटम के चारों ओर, ठीक है। जो डॉट डॉट से हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए अब लोन पेयर के लिए हम लोग डॉट यूज़ करते हैं। लोन पेयर मतलब कौन, जो शेयर्ड नहीं है या ट्रांसफर्ड नहीं है, ठीक है। और जो शेयर्ड है उसको हम लोग लाइन से यूज़ करते हैं, यही होता है लेविस स्ट्रक्चर। पूछ सकता है कि लोन पेयर डॉट कैसे शो करता है, तो डॉट से, और बॉन्ड पेयर लाइन से, ठीक है, ये सिंपल सा है। पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट ये सब जानते हैं आप लोग। सेम आइटम याद रखिएगा, सेम आइटम नॉन पोलर बॉन्ड होता है, और ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। डिफ उसके बाद डाइपोल मोमेंट हो गया। फजान रूल, ठीक है। देखिए फैजन रूल जो है ना वो केमिकल बॉन्ड आयोनिक है कि कोवैलेंट है ये बताने में वो हेल्पफुल करता है। कैसे, ये 3 तरीका उसका होता है, देखिए। एक स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, हाईली पोलराइजेशन एनायन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें देखिए स्मॉलर कैटायन रहेगा और लार्ज एनायन रहेगा, समझे, तो वो कोवैलेंट का इशारा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस पे आ गए, ये हाइब्रिडाइजेशन पता ही है आप लोग को। ये इसमें जो मेन मेन इम्पोर्टेंट है ना वो पढ़ना है इसमें। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना VSEPR थ्योरी और मॉलिक्यूलर शेप, ये क्या होता है, मतलब देखिए ये जो थ्योरी है ना उसके अनुसार से समझिए कि मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय मिनिमाइजिंग रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब बोथ बॉन्ड पेयर एंड अनबॉन्ड पेयर। यहाँ भी मतलब थ्योरी जो है ना बेसिक रूल है इस थ्योरी का कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो एक दूसरे को पुश करेंगे। ऑब्वियस बात है कि नेगेटिव चार्ज हैं दोनों तो पुश करेंगे। लोन पेयर जो होगा इलेक्ट्रॉन नॉट इन बॉन्ड, लोन पेयर क्या होता है जो बॉन्ड में नहीं है, वो ज़्यादा स्पेस लेंगे, ठीक है। और पुश हार्डर देन बॉन्डिंग पेयर, वो ज़्यादा क्योंकि वो आज़ाद हैं फ्री हैं तो वो ज़्यादा पुश करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि यही 2-3 इसका रूल है, उसी के थ्रू डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है, मॉलिक्यूलर शेप्स, ठीक है, वो कितना पुश पुल है उसके बीच में। अब ये है ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, देखिए बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच से ज़्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे मैक्सिमम होगा लोन पेयर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर ऑफ रिपल्सन सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ठीक है। और ये शेप्स है कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें इसका याद रखिएगा आप, देखिए CO2 का याद रखिएगा, BF3 का याद रखिएगा, CH4 का याद रखिएगा, H2O का याद रखिएगा, और SF6 का याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, ये क्या होता है, ये हम लोग को पता है ना कि ऑर्बिटल होता है sp_d, ये सब ऑर्बिटल होता है। तो जब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग मिक्स करते हैं ना टू फॉर्म ए न्यू आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये मिक्स कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये काफ़ी हाई फाई हो गया, ये समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन आप जान लीजिए कि 2 तरह का होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। आपको पाई बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं लीनियर होता है, और लीनियर ओवरलैपिंग होता है, और पाई बॉन्ड होता है लैटरल ओवरलैपिंग होता है, फिगर से क्लियर है। और सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड डबल, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। तो इसी से आप समझ जाइए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होता है। और बॉन्ड ऑर्डर लेंथ देख लिए, सिंगल से ज़्यादा डबल, उससे ज़्यादा ट्रिपल, वही स्ट्रेंथ का बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात है, ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो ज़्यादा अट्रैक्शन।
इसको एक दो बार ध्यान से सुनिएगा ना, मेरे जो बताए हैं तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा हम तेज़ी से बता दिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, इसमें इतना ही था। और ये जो वन लाइनर फैक्ट है इसको देख लीजिएगा, ये कभी भी आ सकता है, ठीक है। और ये लैटिस इंथैल्पी वाला है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा लैटिस इंथैल्पी उतना ही आयनिक स्टेबिलिटी, ठीक है। अब इस पे एमसीक्यू है, 20 बहुत बेहतरीन एमसीक्यू, एमसीक्यू सब कर जाइएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं 5वां चैप्टर पे। स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ, देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर तो पता ही है क्या होता है, ठीक है। अब उसमें यहाँ पे हम लोग को फोर्स के बारे में पढ़ना है, तो मेनली देखिए 4 इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जो ऊपर दे रहे हैं ना फोर्स, 4 इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। एक होता है आयोनिक, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक एक डाइपोल डाइपोल, और एक होता है डिस्पर्सन, जिसको लंदन फोर्स भी कहते हैं, लंदन बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है आयोनिक, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, तब डाइपोल डाइपोल, तब डिस्पर्सन, मतलब डिस्पर्सन जो होता है वीकेस्ट होता है। अच्छा, इसमें भी डाइपोल डाइपोल और जो डिस्पर्सन फोर्सेस है वो वंडर वाल बॉन्ड और फोर्स उसको कहते हैं, ठीक है। उसका 2 टाइप्स है वो, ठीक है। अच्छा, वंडर वॉल क्या होता है, देखिए, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या होता है, वो बहुत कम टाइम के लिए कुछ पार्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव कर देता है, तो वही अपोजिट चार्ज बन जाता है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, उसी को वंडर वॉल बॉन्ड या फोर्स कहते हैं, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिए एक तरह से। और आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब है ड्यू टू ट्रांसफ़र एंड शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है, याद रखिएगा। तो आयोनिक, पहला देखिए, पहला आयोनिक बॉन्ड है वो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में होता है, और ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे एग्जांपल NaCl, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, ये अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल, मतलब पार्शियल चार्जेज है, कैसे, इसमें एक आइटम हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में, ठीक है, जैसे फ्लोराइड और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये सब के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है, मतलब H और इसके अगले दूसरे एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, जैसे F और H में लगभग 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो जाता है, OH में 4 हो जाता है समथिंग, ऐसे एग्जैक्ट इस टाइप से, समझ गए, तो उसके कारण होता है। उसी तरह डाइपोल डाइपोल है, इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें पार्शियल चार्ज होता है ऑन C, कार्बन आइटम बॉन्डेड टू अदर आइटम, लाइक जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हैलोजन से बॉन्ड बनाता है, तो यही होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से भी कमज़ोर होता है। देखिए, आयोनिक में क्या है कि कंप्लीट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब पार्शियल चार्ज है, ठीक है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्शियल चार्ज कैसे क्रिएट हुआ, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू एलिमेंट H एंड अदर एलिमेंट, ठीक। यहाँ डाइपोल डाइपोल में क्या है, वो एलिमेंट कार्बन है, दोनों में एक तरह से समझ लीजिए कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन है, डाइपोल डाइपोल में कार्बन एक और रहेगा, बस खत्म खेला, हो गया। डिस्पर्सन फोर्सेस क्या होता है, वीकेस्ट होता है, ये क्या होता है, ये होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, देखिए, जो एटम, जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना एटम के अंदर, वही होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो उसी के डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्रिएट होता है ना फोर्स, उसी को कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। ये इंक्रीजेज विथ सरफेस एरिया होता है, ठीक है, इतना ही इसमें करने का ज़रूरत है, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ये जो लॉज है, बॉयल्स चार्ल्स लॉ, ये तो सब पता ही है, फार्मूला है, कंडीशन है, इसको याद रख लीजिएगा। और इसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मीन है, एवरेज और रूट मीन, ये तीनों स्पीड का मतलब मोटा मोटी देख लीजिएगा कौन बड़ा है, रूट मीन सबसे बड़ा होता है, और कुछ खास देखने का नहीं है। काइनेटिक थ्योरी देख लीजिएगा, वो जो पॉइंट है बस उतना ही से हो जाएगा। वंडरवाल बता ही दिए हैं, वंडरवाल फोर्स बता ही दिए क्या होता है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सब का देखिए, जितना जो इंपॉर्टेंट है उतना ही है, ठीक है, एकदम बारीकी से देख लीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद ये MCQ लगा लीजिएगा, इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा ना तो आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और टेंशन नहीं लेना है, ये सीरीज़ रेगुलर आएगा, कभी नहीं रुकेगा, जब तक ख़त्म नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं, एक बार जो बोल दिए, ठीक है।
तो अभी हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं रेगुलर बेसिस पे 1 2 3 4 5 करके, और विदाउट सीक्वेंस में 2 चैप्टर और कर चुके हैं, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इसका एक प्लेलिस्ट भी हम बना दिए हैं जैसा आप लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको पढ़िए, ठीक है। थैंक यू ऑल। तो हम लोग केमिस्ट्री सीरीज़ का खेल शुरू करते हैं। आज हमारा डे 6 है, डे 6 यानी चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे 71st बीपीएससी में 2 क्वेश्चन आया है, ठीक है, और ऑडिटर में भी एक क्वेश्चन आया है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, कुछ चीज़ हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहला चीज़ है कि ये नॉर्मल केमिस्ट्री नहीं है, ये 11th-12th का केमिस्ट्री है। काफ़ी टफ होता है 11th-12th का, पता है कि आपको 11th-12th ही बेस होता है इंजीनियरिंग का, और मेडिकल स्टूडेंट भी उसको यूज़ करते हैं पीसीएम में, पीसीबी में, ठीक है। तो हम साइंस बैकग्राउंड होने के कारण हम बेस्ट पॉसिबल नोट्स इसका हम आप लोग के पास लाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ईजी वे में और बहुत शॉर्ट। इतना शॉर्ट मतलब 28-30 पेज का चैप्टर होता है और इतना टफ टर्म होता है, उसको इतना शॉर्ट में लाना, मतलब हमको खुद लगता है कि वाह कितना अच्छा हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ बहुत लोगों को इससे फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है, तो थोड़ा सा उदासी होता है। तो खैर कोई बात नहीं। अब देखिए, इसमें कुछ लोग कमेंट, हालांकि इधर कुछ दिन से ज़्यादा कमेंट आ रहा था, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा एक बार वीडियो में बता देते थे कि कुछ लोग हमको बोल रहे हैं कि अरे भाई कितना फालतू समय, बेरोज़गार बैठा हुआ है, ये वो। तो चलिए, हम नेगेटिविटी समझ सकते हैं। तो उन लोग को यही चीज़ बोलना है कि आप के पास फालतू समय है जो आप मेरे वीडियो में आके कमेंट कर रहे हैं। हम तो बना रहे हैं ना, कंटेंट दे रहे हैं, और इसके चक्कर में मेरा रिवीजन हो रहा है और ऐसा हो जा रहा है कि हम 1 साल तक भी नहीं भूलेंगे। इसलिए मेरे बारे में मत चिंता कीजिए कि हम अनएम्प्लॉयड है या हमारे पास बहुत समय है। हमारे पास थोड़ा सा इसमें आपके सेंटेंस में ही हम चेंज करना चाहेंगे कि फालतू समय नहीं है मेरे पास, लेकिन हम अपने फ्री समय का अच्छा यूटिलाइज़ कर लेते हैं। बस हमें आप में यही अंतर है। एक बार बताना था, ऐसे भी नेगेटिविटी से हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा था तो थोड़ा सा लोगों को बताना ज़रूरी था। चलिए, दूसरी बात यह है कि देखिए, फ्री का कोई चीज़ किसी को बचता नहीं, इसीलिए पता है आपको, देखिएगा कि बहुत चैनल पे, बहुत जगह पे इवन लोग 20 रुपया 30 रुपया भी लगा देते हैं, लेकिन वो लगा देते हैं क्यों? क्योंकि पता है ये साइकोलॉजी है, मतलब लोगों को वैल्यू ही नहीं है फ्री का चीज़ों का। और हालांकि ये मेरा ऐसे ही रहेगा, मेरा कोई फ्यूचर हिडन प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा चाहे लोग कुछ भी बोले, और जो हम शुरू किए हैं उसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है। कम से कम आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका रीच बढ़ाइए। और आप लोग को पता ही होगा, जस्ट अभी एक वीडियो बनाए हम लोग इसी तरह से, विजन आईएएस जो मंथली मैगजीन होता है उसका भी हम लोग बेस्ट 60 एमसीक्यू का सीरीज कल से चालू कर रहे हैं, ठीक है। और वो बहुत बेस्ट कंपाइलेशन होगा। एट द एंड एग्ज़ाम में वहाँ से मिनिमम 10 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब हम उसका प्रूफ देंगे, और वो जब आ जाएगा, मई मंथ से हम लोग शुरू करेंगे और उससे पहले 12 मंथ तक जाएंगे। तो जब आएगा तो आप लोग खुद देखिएगा और बताइएगा कितना बेहतरीन है। तो ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, एक चीज़ और कि देखिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इसका लेक्चर कहाँ है। वीडियो ही लेक्चर है, मतलब आपको जो एक एक चैप्टर पे जो लोग यूट्यूब पे 1-1 घंटा 2-2 घंटा 10-10 घंटा का मैराथन बना रहे हैं, मतलब इसमें कितना मज़ा आता है हमको तो समझ में ही नहीं आता। ये बात तो हमको पचता ही नहीं है। फिर से हम रिपीट करें, अरे कोई इंजीनियरिंग मेडिकल थोड़ी करना है भाई, आपको उतना ही समझना है जितना आपका याद हो जाए। जो क्वेश्चन आप अंदाजी मार दें, जो लोग सोचते हैं कि हम सब समझ के ही मार दें, तो बहुत भ्रामिक है। वही लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनका मार्क्स नहीं बढ़ पाता है। कंपटीशन क्या है? सब लोग पढ़ रहा है, सबके पास मटेरियल, लेकिन यही कंपटीशन है, यहीं पे आपको दूसरे से अलग होना है, स्मार्ट प्ले करना है आपको। अब देखिए, बुरा मत मानिएगा, बैल के तरह 1 घंटा हम एक चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, हीट पे रिसर्च कर रहे हैं 1.5 घंटे तक, लाइट पे रिसर्च कर रहे हैं, क्या है मतलब, अजीब है।
वो सिर्फ आपको 6 से 10 तक एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है। 11th-12th में आप जाइएगा तो फंस जाइएगा। जितना ज़रूरी है हम उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ना समझने का है ना कुछ। मेरा अभी तक जितना वीडियो है, जो भी उसमें टर्मिनोलॉजी है टफ या जो भी कंसेप्ट हम उसको बताते जा रहे हैं, आप उसी को देखिए, वही मोर देन इनफ है। और इस पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़िए और लास्ट में जब कंपाइलेशन आएगा तब उसको पढ़िएगा। अच्छा, और एक चीज़ बता रहे हैं कि आज ये चैप्टर 6 ख़त्म होने के साथ ही हम लोग का केमिस्ट्री 11th क्लास का पार्ट 1 यानी बुक 1 ख़त्म हो गया। हम लोग एक बुक को ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पे और चलते हैं, बहुत समय लग गया आज। चलिए आइए। तो आज हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है माइक्रोस्कोप सिस्टम में, बड़े सिस्टम में, जैसे हीट इंजन हो गया, ये सब सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सिस्टम क्या है? जो यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में जिस छोटे से पार्ट को हम स्टडी करते हैं, जिसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको हम एक सिस्टम मान लेते हैं, उसी को सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सिस्टम हमारे इन्वायरमेंट का, सराउंडिंग का सबसेट होता है, ठीक है। अब देखिए 3 तरह का सबसे सिस्टम होता है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें चार्ट बना हुआ है मैटर एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज का। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें ना मैटर एक्सचेंज होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होता है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम पाना बहुत टफ काम है और जनरली कोई भी ऐसा आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है। इसके लिए हम लोग को खुद से एफर्ट लगाना पड़ता है। नेचुरली ऐसा सिस्टम मुश्किल है पाना, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन देखिए। स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन जो होता है डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेटस पर। बस शुरुआत क्या है, अंत क्या है। जैसे टेम्परेचर, शुरुआत वो 10 डिग्री पे कोई था, हम उसको हीट किए 100 डिग्री तक पहुंचा, तो शुरू 10 से 100 डिग्री कैसे पहुंचा, बस इसी से मतलब है। बीच में क्या किए उसको, उसके कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से और भी जो फिगर है जो कि स्टेट फंक्शन है, वो है टेम्परेचर। यहाँ लिखा हुआ है पी से प्रेशर, वी से वॉल्यूम, टी से टेम्परेचर, एच से एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी आगे पढ़िएगा। एच से इंथैल्पी, यहाँ पे एच नहीं है लेकिन हाँ क्या लिखा हुआ है, एच इंथैल्पी, यू इंटरनल एनर्जी। ये सब सारा जो है क्या है, ये स्टेट फंक्शन है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेटस पे डिपेंड करता है। पाथ फॉलोड या जो बीच का इंटरमीडिएट एक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। अब सेकेंड है पाथ फंक्शन, वो डिपेंड करता है पाथ पर, एक्चुअल पाथ पर, डिपेंड ऑन एग्जैक्ट रूट टेकन, जैसे हीट और वर्क, ठीक है। अब इसमें जो स्टेट फंक्शन है ना, उसमें जो फुल साइकिल में जो चेंज होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। मतलब एक साइकिल में जो उसका चेंज होगा ऑलवेज जीरो होगा, लेकिन पाथ फंक्शन ऑलवेज जीरो नहीं होगा। यही एक सिंपल इसमें डिफरेंस है, याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा। अब इसमें से दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन। कभी भी कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है आज अब बीपीएससी में, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन, ठीक, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाथ फंक्शन, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आप समझ गए, ये खत्म हो गया। अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम सेपरेटली 0 से लेके 4th लॉ तक अलग पढ़ेंगे अभी आगे, अभी इसको रहने दीजिए। देखिए हम बताए थे ना, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम Q इक्वल टू 0, वर्क W इक्वल 0, डेल्टा U इक्वल टू 0। मतलब हीट 0 भी चाहिए, वर्क डन 0 चाहिए, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 चाहिए, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब वर्क पे आ जाइए। वर्क पता है आपको क्या होता है, ठीक है। डूइंग वर्क, आपको फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये इसमें आपको हम लोग को पता है कि इसमें काइनेमेटिक्स में वर्क को कहते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इनटू वॉल्यूम, वर्क यहाँ होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये होता है हमारा वर्क, ठीक है। अब जहाँ एक्सपेंशन होगा वहाँ वॉल्यूम का चेंज इंक्रीज होगा, जहाँ कंप्रेशन होगा वहाँ वॉल्यूम का चेंज डिक्रीज होगा, ठीक है। और वर्क नेगेटिव होगा एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव होगा, यही याद रखने का है। रिवर्सिबल प्रोसेस देख लीजिए, इनडेफिनिट स्लो होता है और इसमें सिस्टम और सराउंडिंग रियल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। और कैन बी रिवर्स्ड बाय एन इनफाइनेटेबल चेंज, ठीक है।
एकदम स्लाइड चेंज करके उसको रिवर्स किया जा सकता है। ये भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है रिवर्सिबल प्रोसेस पाना, थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में ये सब है, ठीक है। अब देखिए इंथैल्पी, इंथैल्पी आ गया। इंथैल्पी को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है यू प्लस पी वी। यू क्या होता है हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, और पी वी क्या होता है वर्क होता है। मतलब इंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। यहाँ वर्क क्या है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी कुछ नहीं है, इंथैल्पी मेजर ऑफ टोटल हीट कंटेंट है। मतलब हीट कंटेंट किसी बॉडी में क्या है वही इंथैल्पी है, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, पी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या समझे, ये है कि कोई ऑब्जेक्ट या सिस्टम कितने थर्मल एनर्जी को वो स्टोर कर सकता है, या कितना वो उसमें कैपेसिटी है हीट को कैप्चर रखने का, ठीक है। ये इसका सिंपल है। कैलोरीमीटर क्या होता है, ये मेज़र ऑफ हीट होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड, देखिए ये तो पढ़ते रहिएगा, जो जो है ना क्यूपी इक्वल टू चेंज इन हीट, ये सब चेंज इन एंथैल्पी, ये सब देखते रहिएगा, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, देखिए हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे ही इंथैल्पी चेंज है, जो हम आपको बता चुके थे ऊपर। इंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड स्टेट ये सब है। अच्छा, स्टैंडर्ड स्टेट में जो रेफरेंस स्टेट है ना वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो बस ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड स्टेट में रेफरेंस स्टेट में जो हमारा इंथैल्पी होता है वो जीरो होता है। अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न यहाँ पे आपको ऑलवेज पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो हीट क्या है, हीट हम लोग का रिलीज हो रहा है, ठीक है, सिस्टम में, इसलिए वो पॉजिटिव है, ठीक है। उसी तरह इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, ये सब में जो है इंथैल्पी पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, इसमें इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये सारा पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक, इसलिए वो पॉजिटिव है, ठीक है। एंथैल्पी हो गया। थर्मोडायनेमिक्स केमिकल के इक्वेशन आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जो हम पहले बता चुके हैं स्टेट फंक्शन ये सब। वहाँ एंथैल्पी नहीं है, एंथैल्पी को भी आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, देखिए स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, ये मतलब चेंज, नेचुरल चेंज होता है जो खुद पे खुद होता है विदाउट एनी आउटसाइड वर्क और एनी हीट। जैसे क्या होता है आइस मेल्टिंग, आयरन रस्टिंग, जैसे हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी हीट फ्लो, ये सब स्पॉन्टेनिटी है, ये अपने आप होता है, खुद होता है, यही है, ठीक है। अब इंट्रॉपी एस, अब इंट्रॉपी क्या होता है, देखिए इंट्रॉपी क्या होता है, ये मेजर ऑफ रैंडमनेस है, डिसऑर्डर और कह सकते हैं द नंबर ऑफ वेज एनर्जी कैन बी अरेंज इन ए सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम कितना डिसऑर्डर हो सकता है, कितना रैंडमनेस हो सकता है, यही इंट्रॉपी बताता है। देखिए सिस्टम डिसऑर्डर रैंडमनेस का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लिक्विड से हम लोग गैस बनाते हैं, ठीक, तो जो पार्टिकल होता है वो और ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है, पता है ना, ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी सिस्टम डिसऑर्डर हो गया, वो और फैल गया, वही आप समझिए इंट्रॉपी शॉर्ट में एस, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स जो डिफिनेशन है उसके अनुसार से इंट्रॉपी इज ए स्टेट फंक्शन रिलेटेड टू डिसऑर्डर और रैंडमनेस, ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में आएगा, डिसऑर्डर रैंडमनेस मार दीजिएगा आप, ये हो गया। अब छोटा सा हम बताते हैं आपको कि इंथैल्पी और इंट्रॉपी में क्या अंतर है। देखिए इंथैल्पी मेजर करता है हीट कंटेंट, किसी सिस्टम को हीट कंटेंट का,
और एंट्रोपी बताता है कोई सिस्टम कितना ज़्यादा रैंडमनेस या डिसऑर्डर हो सकता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी यानी एस अगर राइज होगा तो मॉलिक्यूल बिकम मोर स्प्रेड आउट और डिसऑर्डर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आइस मेल्ट इनटू वाटर, मॉलिक्यूल और स्प्रेड आउट होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर यही एंट्रोपी नेगेटिव होगा या डिक्रीज करेगा, जैसे एस नेगेटिव होगा या डिक्रीज करेगा, तो गैस उसका क्या एग्जांपल होगा, जैसे गैस कंडेंस होकर लिक्विड बन गया तो पार्टिकल और नज़दीक आ गया, सिस्टम और सिकुड़ गया, यानी रैंडमनेस और डिसऑर्डर उसका डिक्रीज हो गया। यही है सिंपल सा। अब इसमें गिब्स फ्री एनर्जी आप याद रखिएगा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या डिनोट करता है, स्पॉन्टेनिटी टेस्ट बताता है। कैसे, अगर जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, जी इक्वल टू जीरो है तो इक्विलिब्रियम होगा, और जी अगर ग्रेटर है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा। ये 3 कंडीशन है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए समझाया हुआ है आपको। और चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होता है, आर टी इन केल्विन, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर केल्विन में होगा और आर का वैल्यू अप्रोक्स 2 होता है। यही है। अब एल एन नहीं है, ये लॉग है, ठीक है। इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के, ये होता है डेल्टा जी का, ठीक है। यहाँ एल एन सॉरी लॉग है वो, ठीक है। 16 हो गया। अब ये ख़त्म हो गया। अब इसमें देखें कुछ बचा टर्म। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, इसमें सिस्टम को डिफाइन करते हैं। जो आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं सिस्टम क्या होगा, सिस्टम क्या होगा। देखिए सिस्टम क्या है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट वी चूज टू स्टडी और ऑब्जर्व। जो हम लोग स्टडीज़ के लिए या अपने ऑब्जर्वेशन के लिए जिस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग आइसोलेट करके चूज़ करते हैं ना, वही सिस्टम हो गया। ये हो गया। अब जैसे प्रैक्टिकल में बता, जैसे हीट इंजन हमारा एक सिस्टम हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ बचा और इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब आइए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं। चार लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 लॉ हो गया। जीरो से शुरू होता है। जनरली आपको बुक में सेकंड तक मिलेगा, थर्ड फोर्थ कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मज़े की बात है कि बीपीएससी 71 में थर्ड लॉ पूछा गया है, थर्ड या फोर्थ पूछा गया है, हम श्योर हैं, ठीक है। आप लोग एक बार PPI के उपलट के देखिएगा। तो यहाँ पे लॉ है, स्टेटमेंट है, लॉ क्या कहता है, की पॉइंट है, और एग्जाम्पल इम्प्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में है, ठीक है। जीरोथ लॉ आपको ये याद रखना है, जीरोथ लॉ क्या करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम को बताता है। अगर कोई बॉडी ए इक्विलिब्रियम विथ सी है और बी भी विथ सी है तो ए बी भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सिंपल सा बात है, समझें। अगर मान लीजिए कोई पानी का ग्लास में पानी 10 डिग्री पे है, ठीक है, किसी में 30 डिग्री पे है, ठीक, और चौथा में 40 डिग्री पे है। अगर तीनों को मिलाइएगा तो लास्ट में इक्विलिब्रियम तो तीनों एक पॉइंट पे आ जाएगा। ये इसका प्रैक्टिकल है एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें जीरोथ ये पूछ सकता है कि जीरोथ लॉ से क्या हम लोग डिराइव करते हैं। जीरोथ लॉ से हम लोग को टेम्परेचर का कंसेप्ट मिलता है, याद रखिएगा, रेड में हम वो लिख दिए हैं, आप देख रहे हैं ना टेम्परेचर। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। देखिए पहला थर्मिनल जीरोथ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम बताया, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया, ठीक। इसमें हम लोग क्या मिलता है, हम लोग को इंटरनल एनर्जी जो स्टेट फंक्शन है ये हम लोग डिराइव करते हैं, और एक आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, चेंज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट अप्लाइड प्लस वर्क डन, ठीक है। ये होता है, ये तीनों आपस में इंक्रीज डिक्रीज होता है, लेकिन ये ओवरऑल फिक्स होता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ है एक्सपेंशन और कंप्रेशन में, ठीक है। अब सिस्टम डज नॉट वर्क, एक्सपेंशन में कोई सिस्टम वर्क नहीं करता है, वो अपने आप स्वतः है, ठीक है। इसलिए वर्क यहाँ पे जीरो से नेगेटिव है, इंटरनल एनर्जी उसमें चेंज हो जाता है अपने आप, ठीक है। उसके बाद वर्क डन ऑन ए सिस्टम अगर होगा तो कंप्रेशन, जैसे देखिए अगर गैस को कंप्रेस करना है तब हम लोग को चाहिए एक्सटर्नल एनर्जी लगाना होगा, प्रेशर के रूप में हम लोग लगाते हैं ना, तो यही है यहाँ पे। आप सेकंड लॉ आ जाइए। सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ टफ है,
सिर्फ की पॉइंट याद रखिए, डायरेक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेस। देखिए सेकंड लॉ बताता है कि जो नेचुरल प्रोसेस है उसका लिमिटेशन है। जैसे एक ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि सारे हीट को वर्क में बदल दे, यानी 100% इफिशियंट हीट इंजन बन ही नहीं सकता है, ये सेकंड लॉ बताता है हमारा। यानी कोई भी एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं तो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज करने में या सराउंडिंग में वेस्ट होता ही होता है, ठीक है। और यहीं से सेकेंड लॉ से ही हम लोग को एंट्रोपी एस का कंसेप्ट मिलता है, ठीक है। और इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने पे बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी देखिए इससे एक चीज़ और हम लोग प्रैक्टिकल क्या डिराइव करते हैं कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक अपने आप हीट ट्रांसफ़र हो जाता है, स्वतः हो जाता है, ठीक है। ये है हमारा। अच्छा, लिमिटेशन क्या हो गया कि कोल्ड बॉडी से हीट से हॉट बॉडी में खुद से नहीं जा सकता, ये लिमिटेशन है। लेकिन साइंटिस्ट इतना हम लोग एडवांस हो गए हैं कि बहुत पहले ही इस लॉ के अगेंस्ट जाकर इसी लॉ का यूज़ कर कर समझ कर ये हम लोग रेफ्रिजरेटर बनाए, हीट पंप बनाए, ये एसी बनाए, कंप्रेसर। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ कोल्डर बॉडी को हम लोग हॉटर मतलब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाते हैं कंप्रेशन के थ्रू, तभी ना फ्रीज गर्म करता है, ये ठंडा करता है। वो आप उसका कंसेप्ट जानते होंगे, और कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, समझ जाइएगा। उसमें गैस को कंप्रेस करके प्रेशर के थ्रू कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होता है, और उसी थ्योरी पे काम करता है वो रेफ्रिजरेटर, एसी, हीट पंप, ये सब, ठीक है। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है? लो टेम्परेचर बिहेवियर को बताता है, ठीक है। ये की पॉइंट है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या है कि इंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, और इसमें प्रैक्टिकल ये बताया गया है कि एब्सोल्यूट जीरो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अटेंड करना, यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए। अब इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, एक्सप्लेन वाई परफेक्ट क्रिस्टल हैव मिनिमम डिसऑर्डर, इसीलिए मिनिमम डिसऑर्डर होता है क्रिस्टल का। हालांकि वो इम्पॉसिबल होता है अचीव करना, लेकिन जो भी नियरेस्ट हम लोग पहुँचते हैं 0 केल्विन के, तो वो मिनिमम डिसऑर्डर हो जाता है। फोर्थ लॉ क्या है, यहाँ पे एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ पे एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी का क्या बिहेवियर है ये यहाँ बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम टू एब्सोल्यूट जीरो इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कहने का मतलब है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, 2 स्टेप, 4 स्टेप, 10 स्टेप में किसी सिस्टम के एब्सोल्यूट जीरो को टेम्परेचर को पाना मुश्किल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, ठीक है, जो कि मुश्किल हो जाता है। नो फिजिकल प्रोसेस जैसे कूलिंग हो गया, डीमैग्नेटाइजेशन हो गया, आप ये सब देख लीजिए, एक्सपेंशन हो गया, कैन रीच एब्सोल्यूट जीरो इनफाइनाइट टाइम। कोई भी फिजिकल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस नहीं हो सकता है 0 केल्विन पे। ये देखिए सिस्टम के बारे में बोला जा रहा है, ये मत सोचिए कि किसी का टेम्परेचर जीरो नहीं हो सकता, ये सिस्टम। तो ये कंप्लीट हो गया, और इसी को बार बार आप देखिए, मेरे लेक्चर को 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इतना काफ़ी है आपको याद करने के लिए और एमसीक्यू बनाने के लिए। उसके बाद देखिए ये बेहतरीन हमारा एमसीक्यू है, 20 एमसीक्यू, इससे ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ जितना होता है उतना हम लोग कर लेते हैं। और ये डेल्टा जी गिब्स एनर्जी का फार्मूला याद रखिएगा, -RT log K, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कभी भी। और नीचे इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग लिख दिए हैं, 2-3 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, कोई इसमें दम नहीं है। और याद रखिएगा कि ये 11th-12th का केमिस्ट्री है, ये बहुत टफ होता है, इसलिए आप सर के ऊपर से जाना पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे लेक्चर को 2-3 बार पढ़िए, आप समझ जाइएगा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, और आराम से याद करके एमसीक्यू मार दीजिएगा। तो ठीक है, आज डे 6 कंप्लीट हुआ, और जल्द ही अभी केमिस्ट्री 11th क्लास का, केमिस्ट्री में 2 बुक था, एक बुक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 4 बुक है, 11th में 2, 12th में 2, तो एक बुक हम लोग कंप्लीट आज कर चुके हैं 11th का। बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी तो अगस्त ही चल रहा है, अभी तो एग्ज़ाम मिनिमम पॉसिबल टाइम थ्योरी पता ही है आपको, 11 अक्टूबर को होना है। 11 अक्टूबर को 90% चांस है, और 10% चांस है 25 अक्टूबर को। और मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। ओके, बाय। वेलकम ऑल, सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का खेल शुरू करते हैं। और ये
11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का ये पार्ट 1 आज ख़त्म हो रहा है। मतलब पार्ट 1 यानी बुक 1 में चैप्टर 1 to 7 तक था, तो आज ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 3 बुक रह जाएगा, उसके बाद फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी सीरीज हम लोग चालू करेंगे। तो आज हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ठीक है। ये आप लोग को पता ही है, ये हिंदी इंग्लिश सब अब इसी में रहता है, एक ही पीडीएफ में। टेलीग्राम पे भी जो हम पीडीएफ डालेंगे तो एक ही पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, आप लोग अपने ज़रूरत के अनुसार से प्रिंट कर लीजिएगा। और हाँ, आज पार्ट 1 का कंपाइल पीडीएफ हिंदी इंग्लिश का सेपरेट हम डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि आज हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और जो वीडियो लेक्चर भी है उसको भी हम मर्ज करके एक जगह कर देंगे, यानी केमिस्ट्री का 4 मैराथन वीडियो हो जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बहुत कम देर का होगा, मतलब बहुत मैक्सिमम कोई भी 1 घंटा से ऊपर का नहीं होगा। और फिर पीडीएफ तो मर्ज करके हम आज ही डाल देंगे। तो चलिए इक्विलिब्रियम से शुरू करते हैं, लास्ट चैप्टर है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? देखिए, इक्विलिब्रियम डायनेमिक ही होता है। डायनेमिक मतलब एनी प्रोसेस इन एक्शन, कोई भी प्रोसेस जो एक्शन में, वही डायनेमिक हो गया। स्टैटिक जो स्थिर है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टैटिक चीज़ को तो चाहिए नहीं, डायनेमिक को ही चाहिए। तो ये क्या होता है? देखिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अगर आप कहिएगा ना, तो एक स्टेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस है, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यही इक्विलिब्रियम है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हम लोग माना जाता है, ठीक है। ठीक, यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स स्टे द सेम बट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। रिएक्शन होते जा रहा है और दोनों का अमाउंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट सेम है, ठीक है, मतलब दोनों का सम सेम है, ठीक है। अब जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड होते जाता है तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते जाता है, उसके अनुसार से ये आपका अमाउंट चेंज होते जाता है, लेकिन टोटल अमाउंट फिक्स होता है, ठीक है। यही हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इसका रूल सब क्या है? देखिए, एक है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए हमारा सिस्टम क्लोज होना चाहिए। क्लोज सिस्टम मतलब क्या होगा? नथिंग कैन इंटर, क्या नहीं इंटर कर सकता? ना मास इंटर कर सकता है और ना एनर्जी इंटर कर सकता है, यानी हीट। उसके बाद एक्टिव चेंज, रिएक्शन होते रहेगा तो एक्टिव चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट बट नॉट नेसेसरी इक्वल। इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और है इसमें कि देखिए, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, वो कीप चेंजिंग रिएक्टेंट्स। पता है ना, जो केमिकल इक्वेशन होता है तो उसके लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है और राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है प्रोडक्ट में की ओर फॉर्म होने के लिए, ठीक है ना। और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट चेंज होता है रिएक्टेंट्स की ओर वापस रिवर्स फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और दोनों सेम रेट पे होता है, यही है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों सेम रेट पे होता है, ठीक है। ये हो गया, यही है ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, ठीक है। अब इसमें की पॉइंट देख लीजिए। सॉलिड से लिक्विड इक्विलिब्रियम है तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा? 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री पे वो इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद लिक्विड वेपर का, सॉलिड वेपर का, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट देख लेना है, बस आपको इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है इधर, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, ये इक्वेशन है, समझिए ए बी दो रिएक्टेंट है और सी डी दोनों आपका हमारा प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो के क्या है, के सी क्या है? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट, यहाँ के सी मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के टर्म में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको के सी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है के पी, जो प्रेशर के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, यहाँ पे के सी इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। जो केमिकल इक्विलिब्रियम के सी है उसका कैलकुलेशन होता है कंसंट्रेशन पर, मोल वर्सेस लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ऊपर होता है, प्रोडक्ट नीचे होता है। देख रहे हैं आप, जैसे ऊपर में सी डी है और ए बी है। तो ये बस फार्मूला इसलिए दिए हैं ना कि बस याद रखिएगा, ये फार्मूला आएगा तो टिक मार दीजिएगा। रिएक्टेंट ऊपर और प्रोडक्ट नीचे, ये प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, और जो उसका नंबर ऑफ
कंपाउंड है ना, जो जैसे CD है वही उसका पावर हो जाता है, ठीक है, यही याद रखिएगा, सिंपल आएगा, मार दीजिएगा। और Kp क्या हो गया? Kp इज़ यूज्ड फॉर गैसियस रिएक्शन, जहाँ पे गैस गैस इन्वॉल्व है। जैसे मान लीजिए सारा गैस ही है, हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, ऐसे मिल्क नहीं, इस ये नहीं हो गया एग्जाम्पल, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और NO3 हुआ। तो जहाँ सब गैस है तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। और ये कैसे निकालते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो Kc में हम लोग कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं मोल पर लीटर, और Kp में हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज़ करते हैं। देखिए जो जो एक्स्ट्रा चीज़ है बताने लायक वो हम बता दिए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और फिर से वीडियो चला के देख लीजिएगा। तो ये Kc Kp हो गया, ठीक है। अब हम लोग ऊपर आते हैं, अब है हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या है? देखिए हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, इसको बतलाता है। मतलब एक गैस लिक्विड में कितना सॉल्युबल होगा, कितना डिजॉल्व होगा, इसी को एक्सप्लेन करता है हेनरी लॉ, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होना तो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए लिक्विड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ दैट गैस, ठीक, याद रखिए, ठीक है। अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर हेनरी लॉ के अनुसार से अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ दैट गैस एबव द लिक्विड, ठीक है। लिक्विड से ऊपर जो प्रेशर होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। यहाँ पे हम शॉर्ट में दे दिए हैं, इन जित प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आप खुद सोचिए कि ऊपर से कोई सिस्टम को कंप्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो गैस है वहाँ वो सिस्टम का वॉल्यूम कम होगा, तो जो गैस है वो लिक्विड के स्पेस में खुद को मतलब प्लेस करेगा, समाहित होगा, तो ऑटोमेटिक है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। सॉल्युबिलिटी यही ना होता है कि फ्री स्पेस को जितना ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। और इंक्रीज टेम्परेचर से डिक्रीज होता है गैस सॉल्युबिलिटी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो मॉलिक्यूल का या एटम का वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, मतलब मॉलिक्यूल मूवमेंट बढ़ जाता है, तो वो स्कैटर होता है, मतलब हिंदी में कहिएगा तो वो फैल जाना हुआ, तो इसीलिए वो डिक्रीज हो जाता है सॉल्युबिलिटी। यही पे है, यहाँ पे सिंपल सा था। अब और क्या बच गया? आ जाइए, अच्छा यहाँ पे हम, अच्छा ये होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है? देखो होमोजेनियस मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारा एक ही फॉर्म में रहेगा, या तो लिक्विड होगा, या तो सॉलिड होगा, या तो गैसियस होगा, ठीक है। और हेट्रोजीनियस होगा, वो मिक्स होगा। जैसे ऊपर एग्जांपल है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और NH3 अमोनिया, तीनों गैस फॉर्म में है। लेकिन जो हेट्रोजीनियस है नीचे CO3 और उसके उस लिक्विड में है, एंड CaO और CO2 गैस में है। नहीं, ये दोनों सॉलिड में है, ठीक है। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है CaCO3 सॉलिड है, CaO भी सॉलिड होगा, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड ही होगा, और CO2 गैस हो गया। समझ गया ना हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस में क्या अंतर है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये ऊपर वाला देख रहे हैं ना, N2+3H2 = NH3 अमोनिया, तो इसी में इसका कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा? Kp से, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो हम आपको पहले ऊपर बताएं, ठीक है। अब देखिए हम बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं क्योंकि समय आप लोग का वेस्ट ना हो और वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लो कर या रिपीट कर समझ लीजिएगा, और फिर से रिपीट करें। उतना ही बताया जा रहा है जितना ज़रूरी है। ये BPSC के PT के लिए है, ठीक है, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए नहीं है। हालांकि इतना में तो मेडिकल वाला का भी काम चल जाएगा, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तो हम लोग समझ गए हैं। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? Q। रिएक्शन यहाँ पे बच गया था हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? देखिए ये होता है करेंट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, मतलब ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो रेशियो बताता है ना प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट का एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग ए रिएक्शन, वो होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पर, वो जो बताता है हमारा रेशियो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, वो इक्विलिब्रियम पर बताता है, उसको कहते हैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और क्यू जो हो गया रिएक्शन कोएफिशिएंट एट एनी टाइम। यही यही मेन अंतर है, ठीक है। अब ये है ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है? ये सिंपली बताता है कि इक्विलिब्रियम जो है ना किसी भी चेंज को अपोज करता है। इक्विलिब्रियम नहीं चाहता है कि कोई भी चेंज हो।
अगर हम लोग कोई चीज़ ऐड करते हैं, ऐड समथिंग, तो सिस्टम उसको कोशिश करता है रिमूव करने का। अगर हम लोग किसी चीज़ को रिमूव करते हैं तो सिस्टम उसको रिप्लेस करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो यही है रीचैटलियर प्रिंसिपल, आप इसमें पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए प्लस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बढ़ेगा तो शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट होगा। जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो वो क्या करेगा कि इसको मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट के तरफ शिफ्ट करेगा। अगर प्रोडक्ट बढ़ा देंगे तो वो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट करेगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि दोनों इक्वल होता है एट द टाइम, इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। अब प्रेशर का देख लीजिए, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो शिफ्ट टुवार्ड्स साइड विथ फ्यूअर गैसियस मोल्स, ठीक है। और प्रेशर डिक्रीज करेगा तो फिर मोर गैसियस मोल्स की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। नो इफेक्टिव गैसियस मोल्स आर इक्वल, अगर गैसियस मोल्स इक्वल है तो कोई इफेक्ट नहीं, ये सिर्फ याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, मतलब वो हीट रिलीज हो रहा है कि हीट लग रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कैटालिस्ट क्या होगा, जो रिएक्शन को फास्टर या स्लो करता है, ठीक है। उसके बाद अब आ गया देखिए एसिड बेस आ गया, इसका 3 कंसेप्ट है, देख रहे हैं। एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी हो गया, लेविस हो गया और आर्हेनियस हो गया, ठीक है। और दोनों का क्या कंडीशन है, देखो देखिए एसिड का क्या है, बेस का क्या है, ठीक है। अभी ऑडिटर वाले में जो क्वेश्चन पूछा था ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी पे ही पूछा था, ठीक है। तो उसमें आप इजीली मार देते प्रोटॉन के टर्म में, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। एसिड बेस पीएच स्केल पता है आपको, ये फार्मूला है -log H+, ठीक है। अब बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, कॉमन देखिए आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या हो गया, ठीक है। देख लीजिए OH हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट करना होता है इसका आयोनाइजेशन। कॉमन आयन इफेक्ट देख लीजिए, एडिशन ऑफ सब्सटेंस प्रोवाइडिंग एन आयन ऑलरेडी प्रेजेंट इन एन इक्विलिब्रियम कॉजेज इक्विलिब्रियम टू शिफ्ट जनरेट रिड्यूसिंग आयोनाइजेशन सॉल्यूट। ये कुछ नहीं है, ये आयन इफेक्ट है। इक्विलिब्रियम आयन को इक्विलिब्रियम अचीव करने का ये तरीका है, इसमें देख लीजिएगा कि शिफ्ट कैसे होता है, ठीक है। बस इसको देख लेना है कि कैसे शिफ्ट होना है। ये भी ली चैटियर प्रिंसिपल पे है, वही बताए ना, जहाँ जहाँ आयन बढ़ेगा तो वो शिफ्ट करेगा, बैलेंस करने का कोशिश करेगा, कैसे, आयोनाइजेशन को कम करने करके, ठीक है। और जहाँ आयन घटेगा तो वहाँ आयोनाइज्ड होने का कोशिश करेगा वो, ठीक है। अब बफर सॉल्यूशन क्या हो गया, देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है ना, जो पीएच के चेंज को अपोज करता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ के वो जो अपोज करे वही होता है बफर सॉल्यूशन। इसका अगर फुल डिफिनेशन पूछेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बफर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन that resists a change in pH when a small amount of acid or base is added, ठीक है। अब देखिए ये भी कब तक है, जब अमाउंट ऑफ एडिशन स्मॉल है, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर तो वो नेचर ही चेंज हो जाएगा। इसलिए बफर सॉल्यूशन वहीं तक काम करेगा जब तक हम लोग स्मॉल अमाउंट डालते हैं, ठीक है। और वो रेसिस्ट करेगा पीएच के चेंज को, यही बफर सॉल्यूशन हो गया। जैसे एक कॉमन बफर सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिए हैं, ये बुक में बार बार रिपीट हो रहा था, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट का, याद रखिएगा। पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर सॉल्यूशन, ये रहेगा तो इसको टिक मार दीजिएगा, और यही रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है ना, एसिटिक एसिड जो है ना वो वीक एसिड है, पता ही है। और सोडियम एसीटेट जो है वो मतलब एक तरह का बेस है, ठीक है। तो यही है, देख लीजिएगा इसमें। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया, कैसे होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट हो गया फाइनल प्रोडक्ट A++ B-, ठीक है। जब आयन के फॉर्म में होता है, सो यहाँ ए भी साल्ट है, जब वो आयोनाइज्ड हो जाएगा उसी के कंसंट्रेशन को हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। और ये उस पर MCQ है, हमारा बेस्ट MCQ है, ठीक है, वो नीचे हिंदी में है। तो फिर से समझने के लिए वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, और अगर कुछ एक्स्ट्रा भी रह जाए ना तो उसको समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि फंसना नहीं है, इतना ही काफ़ी है, और इसको 2 बार 3 बार पढ़िए हो जाएगा, ठीक है।
तो आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, 1 to 7 चैप्टर। चलिए बधाई हो सभी को।